तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम बैक प्रोपोगेशन क्या होता है वो समझने वाले हैं एंड साथ ही साथ बैक प्रोपोगेशन की एक्चुअल एल्गोरिथम हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली भैया एग्जाम के अंदर बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम किस तरीके से हमें लिखना है। अब वैसे तो ये जो टॉपिक है इसको यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस फॉर मशीन लर्निंग। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए यार कंटेंट अवेलेबल नहीं है, आई नो, फॉर मशीन लर्निंग। तो ये जो वीडियो है ना बेटा, तो ये फोकस्ड रहेगी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए कि हाँ जी भैया आप मशीन लर्निंग में जो बैक प्रोपोगेशन है उसकी एल्गोरिथम प्लस उसमें क्या फॉर्मूलाज वगैरह है, क्या स्टेप्स है, वो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। साथ ही साथ आपको पता लग जाएगा कि भैया उसको एग्जाम में लिखना कैसे। ठीक है, चलिए। अब आपने भैया ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा, बिल्कुल भैया हमने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा है, बिल्कुल भैया हमने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा है ना। अगर आपने ग्रेडियंट डिसेंट नहीं पढ़ा है बेटा तो आपको बैक प्रोपोगेशन नहीं समझ में आएगा, तो पहले आप इसे पढ़ लेंगे, उसके बाद आप यहां पर आएंगे। अब आप समझिए कि बैक प्रोपोगेशन ग्रेडियंट डिसेंट को ही यूज करता है। क्या भैया ग्रेडियंट डिसेंट हमारा वेट्स को अपडेट करने के लिए यूज होता था? बिल्कुल भैया, बैक प्रोपोगेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि एरर को मिनिमाइज ओवरऑल एएनएन लेवल पर करती है। समझिए मेरी बात, आप समझिए। मैंने एक वेट को अपडेट किया ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से, लेकिन एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर बहुत सारे वेट्स होते हैं ना बेटा, हर इनपुट के साथ बहुत सारे वेट्स एसोसिएटेड होते हैं। तो सारे वेट्स को जब हम चेंज कर दें या पूरे एएनएन के एरर को हम मिनिमाइज कर दें तो उस पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे बैक प्रोपोगेशन। एक्चुअली वो पूरी मिनिमाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बैक प्रोपोगेशन की मदद से करी जाती है। चलिए हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं पहले। ठीक है, पहले इसे हम डायग्राम से बेटा समझते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखिए, क्या ये मेरे सेट ऑफ इनपुट्स हैं? बिल्कुल भैया, हमने अभी के लिए दो इनपुट्स ले लिए, I1 और I2। ठीक है भैया, बिल्कुल। क्या H1 और H2 मेरे हिडन लेयर्स हैं? बिल्कुल भैया, बिल्कुल हिडन लेयर्स होते थे। हिडन लेयर्स में क्या होता था? भैया एक्टिवेशन फंक्शन वाला काम होता था। क्या समझ में आया कि भैया इनपुट हमारा हिडन लेयर्स पे गया, हिडन लेयर्स पर जब जाता है तो उस पर समेशन लगता है। बिल्कुल भैया, I1 W1 ये मैं करके दिखाऊंगा भी, टेंशन मत लो। तो समेशन हुआ और उसके ऊपर H1 के अंदर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई हुआ। अब बहुत सारे प्रकार के एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, यहां पर हम सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे। तो अभी जब मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, देन कम्स द बायस। तो भैया हर इनपुट के साथ यानी कि हर हिडन लेयर के साथ एक बायस जुड़ा हुआ है। अब आप समझिए कि हिडन लेयर से जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन की मदद से जो आउटपुट निकला, वो आउटपुट आके जाके आपका आउटपुट लेवल पर आपका आउटपुट लेयर पर जाएगा और आउटपुट लेयर के लिए ये वाला इनपुट हो जाएगा। क्या समझ में आया कि भैया H1 से जो आउटपुट निकला वो आउटपुट 1 वाली लेयर के लिए इनपुट का काम करेगा। बिल्कुल भैया, और यहां पर भी वेट्स और बायसेस होते हैं। बिल्कुल। तो बैक प्रोपोगेशन के अंदर दो टर्म्स होते हैं। सबसे पहला टर्म होता है बेटा फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। मैं सारे नोट्स भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, सारे नोट्स भी दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कॉपी और पेन नीचे रख के आप मेरी बात आप सुनिए। ठीक है, बैक प्रोपोगेशन के अंदर दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, देन कम्स द बैकवर्ड प्रोपोगेशन। तो सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकली, अबे प्रोपोगेशन की स्पेलिंग क्या हुआ करती थी यार? क्या है, एक जमाने में जो है इंग्लिश पढ़े थे। भैया बुढ़े हो गए हो क्या? आत्माराम के जमाने के हो क्या? हाँ जी। चलिए, तो भैया बैक प्रोपोगेशन और बैक प्रोपोगेशन करने के लिए आपको दो स्टेप्स का सहारा लेना पड़ता है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन और बैकवर्ड प्रोपोगेशन। ठीक है भैया, तो जब हम एएनएन पे काम करते हैं तो शुरुआत में ये वेट्स हमें कहीं से मिल थोड़ी रहे हैं, हम इन वेट्स को खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं। ये रैंडमली जनरेटेड वेट्स होते हैं जो कि हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर लगा देते हैं। तो पूरी प्रोसेस कैसी होती है? सबसे पहले फॉरवर्ड प्रोपोगेशन काम करता है। कैसे? समझिए, मैंने इनपुट दिए, बिल्कुल भैया, मैंने इनपुट दिया H1 को, बिल्कुल, मैंने इनपुट दिया H2 को, बिल्कुल। तो I1 H1 के पास भी गया, H2 के पास भी गया, I2 H1 के पास भी गया, H2 के पास भी गया। यहां पर इनका समेशन कैलकुलेट हुआ, समेशन ऑफ I और I के साथ WI, और इस समेशन के साथ बायस जुड़ जाता है, प्लस बायस जुड़ जाता है। अरे वही वाली बात कि I1 इंटू W1 प्लस I2 इंटू W2 प्लस B1। क्या I1 इंटू W1 प्लस I2
इंटू W2 प्लस V1, ये चीज आपको याद आ रही है? हाँ जी भैया, थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, जब अब मैं लिख के दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहां पर सबसे पहले यहां पर आपका समेशन निकाला। समेशन निकालने के बाद हम इसका एक्टिवेशन फंक्शन निकालेंगे। एक्टिवेशन फंक्शन आपका आउटपुट लेयर में जाएगा और आउटपुट लेयर आपका इस पूरे ओवरऑल सिस्टम का आउटपुट निकाल के दे देगा। ओवरऑल आउटपुट, ओवरऑल जो आपका मॉडल है उसका आउटपुट निकाल करके दे देगा। तो ये होगा आपका आउटपुट 1, ये होगा बेटा आपका आउटपुट 2। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया। तो क्या ये टोटल आउटपुट है? बिल्कुल भैया, ये टोटल आउटपुट है। बिल्कुल भैया। अब होता क्या है कि ये जो मॉडल ने आउटपुट निकाल के दिया, दिस इज प्रेडिक्टेड आउटपुट। ये कौन सा आउटपुट है बेटा? ये प्रेडिक्टेड आउटपुट है, ये प्रेडिक्टेड आउटपुट है। और एक्चुअल आउटपुट कुछ डिफरेंट होता है। मेरी बात आप समझिए कि भैया हमारे पास डेटा सेट होता है, हमारे पास डेटा सेट होता है, हमारे पास डेटा सेट होता है। हमने I1 और I2 को, I1 और I2 को यहां पास किया। अब हमारे डेटा सेट में हमें हमारा आउटपुट भी दिया गया है कि अगर I1 की वैल्यू इतनी हो तो अगर I1 की वैल्यू इतनी हो, I2 की वैल्यू इतनी हो तो आपका आउटपुट इतना निकलेगा। कुछ इस तरीके से आपको वैल्यूज दी रहती हैं। तो वो रहा आपका टारगेटेड आउटपुट, जिसे हम एक्चुअल आउटपुट कह सकते हैं कि एक्चुअली में क्या आना चाहिए और आपके मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया और एक्चुअली में क्या आया, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम एरर कहते हैं कि हाँ भैया मॉडल ने जो है इतना लॉस लिया है। बिल्कुल। तो आप समझिए ये y जो होता है, y को हम रिप्रेजेंट करते हैं जो एक्चुअल आउटपुट आपका लाना चाहिए। ठीक है भैया। और y डैश या y कैप हम कहते हैं कि भैया आपका जो प्रेडिक्टेड आउटपुट, जो मॉडल ने प्रेडिक्ट करके दिया वो वाला आउटपुट। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया ना बेटा, वो भैया आपका लॉस हुआ। क्या हुआ भैया? लॉस हुआ। क्या हुआ भैया? लॉस हुआ। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो इस लॉस को यहां पर कैलकुलेट किया जाता है और हमें इसी लॉस को ही कम करना है, हमें इसी लॉस को ही कम करना पड़ता है। अब आप समझिए लॉस आता क्यों है। मैंने आपको ग्रेडियंट डिसेंट में भी समझाया कि लॉस एक्चुअली आता क्यों है। ये लॉस आता है ड्यू टू वेट्स। हम क्योंकि वेट्स की सही वैल्यूज को डिसाइड नहीं कर पाते, इस वजह से ये लॉस आता है। क्योंकि भैया इनपुट तो कांस्टेंट है, इनपुट तो डेटा सेट से लिया गया है। भैया आपका वेट ही जो है वो आपने डिसाइड किया है। अगर आपने वेट लेट सपोज ज्यादा रख दिया तो हो सकता है आपका लॉस कम आए, हो सकता है आपने वेट कम कर दिया तो लॉस ज्यादा आ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है वेट ज्यादा कर दिया तो लॉस ज्यादा आ रहा है। इस तरीके के सिनेरियोज जो हैं तो हमें बताते हैं कि जो लॉस होगा ना बेटा, जो लॉस होगा वो आपके वेट्स पर डिपेंड कर रहा है। तो टेक्निकली अगर मुझे लॉस कम करना है तो क्या मुझे वेट्स को अपडेट करना पड़ेगा? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। अगर अभी वेट इज इक्वल टू 5 है और लॉस ज्यादा आ रहा है, कल को मैंने वेट इज इक्वल टू 3 कर दिया तो लॉस कम हो गया। तो मतलब क्या है कि मुझे सभी वेट्स को अपडेट करना पड़ेगा। क्या सभी वेट्स को अपडेट करने का कोई मेथड होता है, कोई फॉर्मूला होता है? हाँ जी भैया, ग्रेडियंट डिसेंट का एक फॉर्मूला होता है। लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट वाला जो फॉर्मूला है उसे हम जब यहां अप्लाई करते हैं तो हम थोड़ी सी उसमें वैल्यूज ट्वीक करते हैं, थोड़ा सा उसमें बैक प्रोपगेशन में अलग हिसाब से उसकी वैल्यूज निकाली जाती हैं। तो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो क्या आपको ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन समझ में आया कि भैया फॉरवर्ड प्रोपगेशन इतना ही होता है? इनपुट हमारा H1 पे गया, H1 ने एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट लेयर में पास किया, आउटपुट लेयर ने एक्चुअल आउटपुट दे दिया और एक्चुअल आउटपुट जो है वो हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट है। सॉरी टू से, वो एक्चुअल आउटपुट नहीं है, ये भी हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट है जो मॉडल ने प्रेडिक्ट करके दिया। अब इस प्रेडिक्टेड आउटपुट को जब हम एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करेंगे तो विल गेट अ लॉस, विल गेट एन एरर। तो भैया यही होता है, ये एरर फाइंड तक करने वाली जो प्रोसेस है इसे हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन कहते हैं। आई विल गिव द नोट्स, डोंट वरी। ठीक है, हम इसकी प्रॉपर नोट्स लिखेंगे, आप परेशान मत होइए। देन जैसे ही आपको ये लॉसेस मिल गए, नाउ इज द टाइम फॉर बैकवर्ड प्रोपगेशन। सो बैकवर्ड प्रोपगेशन इज द प्रोसेस ऑफ कमिंग बैक to initial point, of coming back to initial point and updating all the weights, तो भैया ये साइकिल चलती रहती है, भैया ये साइकिल चलती रहती है। फॉरवर्ड प्रोपगेशन हुआ, एरर कैलकुलेट हुआ, एरर को मिनिमाइज करने के लिए फिर दोबारा पीछे आए, वेट्स को चेंज किया, फिर से एरर निकाला, फिर से एरर को मिनिमाइज करने के लिए फिर से पीछे आए, वेट्स को फिर से अपडेट किया, फिर एरर निकाला, फिर पीछे आए, वेट अपडेट किया, फिर एरर निकाला, फिर पीछे आए, वेट को अपडेट किया, फिर एरर निकाला। इस बार एरर सबसे मिनिमम आया तो भैया ये आपका फाइनल एरर हो गया, ये आपका फाइनल एरर हो गया। क्या भैया इससे कम तो नहीं हो सकता, ये लोएस्ट एरर है। तो आपका प्रेडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट एकदम बगली हो जाता है, एकदम आसपास हो जाता है कि हाँ भैया अब थोड़ा सेम आ रहा है। तो हमने इतनी साइकिल चलाई ऑफ बैक प्रोपगेशन, तब जाके हमें बहुत फाइन ट्यून्ड, बहुत बेहतरीन मॉडल मिला जो कि एक्चुअल आउटपुट के जो है बहुत नजदीक रिजल्ट्स निकाल करके दे रहा है। तो ये जो बहुत मॉडल को प्रेसिजन वाला काम होता है, मॉडल को एकदम प्रेसाइज करने वाला काम होता है ना, ये हम बैक प्रोपगेशन की हेल्प से करते हैं बाय वन थिंग, बाय अपडेटिंग वेट्स।
बाय अपडेटिंग वेट्स। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भी आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। देन अब ये बैक प्रोपगेशन किया कैसे जाता है? ये बैक प्रोपगेशन किया कैसे जाता है? सिंपल एक वेट को निकालने का फॉर्मूला होता है, वेट को अपडेट करने का फॉर्मूला होता है, जो कि हमने ग्रेडियंट डिसेंट में भी देखा है। तो भैया उस फॉर्मूले को ही हम अप्लाई करते हैं और उस फॉर्मूले को हम सबके लिए अप्लाई करते हैं। पहले W5 के लिए करेंगे, W6 के लिए करेंगे, W7 के लिए करेंगे, W8 के लिए करेंगे। इस लेयर पे काम हो गया। अब H1 के पीछे वाले लेयर पे आएंगे। अब W1 पे किया, W2 पे किया, W3 पे किया, W4 पे किया, फिर I1 पे आ गए। तो बैक प्रोपगेट किया ना, O1 से H1 पे आया, H1 से I1 पे आया। तो इस तरीके से सारे वेट्स को अपडेट करेंगे। दिस इज द प्रोसेस। अब हम एक्चुअली भैया इसकी प्रोसेस देख लेते हैं। ठीक है भैया, तो सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को नोट करिए, डेफिनेशन ऑफ बैक प्रोपगेशन। तो बैक प्रोपगेशन इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड इन ट्रेनिंग ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो जो अभी मैंने आपको न्यूरल नेटवर्क दिखाया, इट इज एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और बैक प्रोपगेशन इज अ एल्गोरिथम जो कि आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को, ANNs को ट्रेन करता है। ठीक है भैया, बिल्कुल। इट मिनिमाइजेस द लॉस एरर बेसिकली बाय एडजस्टिंग द वेट्स एंड बायसेस। तो भैया क्या सिर्फ वेट्स एडजस्ट करता है? नहीं भैया, बायस भी तो आपका वेरिएबल है, बायस को भी एडजस्ट करेगा। तो बायस को भी एडजस्ट करता है यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। मैंने कहा था ना, बैक प्रोपगेशन जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करता है। बिल्कुल भैया, तो दिस इज द डेफिनेशन, यू कैन नोट इट। आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, ठीक है। क्या भैया ये डायग्राम अभी नोट कर लें? एक काम करो ना, ये डायग्राम भी नोट कर लो, ये डायग्राम भी आप नोट कर लो, करो नोट, है ना। ये डायग्राम भी आप नोट कर लो, इधर की सारी चीजें नोट मत करो, है ना। ये बस येलो वाला पार्ट यू कैन नोट इट। ठीक है, नाउ कम्स द एक्चुअल पार्ट। हम एक्चुअली भैया अपना बैक प्रोपगेशन जो है, अब एल्गोरिथम देखते हैं कि बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो कहानी यहां होती है कि सबसे पहले क्या करते हैं, जब ANN बनाते हैं, जब इनपुट को पास करते हैं आपके H1 में, देन आपके आउटपुट में, तो हम रैंडमली वेट्स एंड बायसेस की वैल्यू चूज कर लेते हैं, या कई बार इन्हें 0 से भी इनिशियलाइज किया जा सकता है। तो भैया सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेट्स और बायसेस को रैंडमली इनिशियलाइज कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इनपुट ट्रेनिंग डेटा टू द नेटवर्क, हम बेसिकली I1 और I2 को पास करते हैं। नाउ कम्स द स्टेप 1, मतलब हम एक्चुअली फॉरवर्ड प्रोपगेशन वाली जो प्रोसेस है उसे अंजाम देते हैं। तो अब सबसे पहले क्या होता है, दिस इज दिस स्लो, और मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि भैया इतना स्लो ट्रांजिशन क्यों हुआ। चलिए, तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर, हमने I1 और I2 को एज एन इनपुट यहां H1 में दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, H1 और H2 के नेट इनपुट को कैलकुलेट करते हैं कि H1 और H2 में I1 I2 इन सबको मिला के टोटल नेट इनपुट कितना आया, और H2 में टोटल क्योंकि I1 से भी आया I2 से भी आया, तो टोटल नेट इनपुट कितना आया। तो ये दोनों वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, बिल्कुल। अब आप समझिए, यहां I1 है, ठीक भैया, यहां I2 है, यहां H1 है, और यहां H2 है। बिल्कुल भैया, मैंने यहां डाला W1, मैंने यहां डाला ऐसे इस तरीके से, ये आपका आई गेस W2 यहां हो गया, W3 ये रहा आपका, W4 ये रहा आपका। मुझे अगर H1 पे नेट इनपुट निकालना है, अच्छा ये बायस भी जुड़ जाएगा यहाँ, B1 और B1, तो ये दोनों बायस आ गए। ठीक है, B1 दोनों का बायस सेम है। ठीक है, अगर H1 पे नेट इनपुट निकालना है तो मुझे सबका समेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल भैया, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, नेट H1 इज इक्वल टू H1 पे नेट इनपुट कितना आया, बहुत ही गंदा लिखे हुए, बहुत ही गंदा लिखे हुए, बताए दे रहे हैं। हाँ, तो H1 का नेट इनपुट हो जाएगा नेट H1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज। तो बेसिकली I1 W1, ठीक है भैया, प्लस I2 W2 प्लस H1 के पास और क्या एज एन इनपुट आया भैया, एक बायस वैल्यू आई है, तो बायस वैल्यू भी यहां जुड़ जाएगी। तो दिस इज द नेट इनपुट फॉर H1। अब इसी तरीके से आपका नेट इनपुट निकल जाएगा फॉर H2। तो यहां पर अब हम निकालेंगे नेट H2। तो नेट H2 कितना निकल करके आ जाएगा बेटा, नेट H2 भैया निकल करके आएगा I1 इंटू W3 प्लस I2 इंटू W4 प्लस आपका B1। तो भैया यहां पर नेट H2 कितना निकल करके आ गया, I1 प्लस सॉरी I1 इंटू W3। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इनपुट और वेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस I2 इंटू W4 प्लस B1। ठीक है भैया, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू। अब यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बट आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि हम इनपुट और वेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में जो भी बायस वैल्यू होती है उसे ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा नेट H1 और नेट H2 निकल आया।
तो भैया हमने H1 और H2 में आते हुए इनपुट्स को तो देख लिया, अब हमें एक्चुअली देखना पड़ेगा कि H1 और H2 से आउटपुट क्या निकलेंगे। मेरी बात आप समझिए, अभी तक की प्रोसेस क्या थी फॉरवर्ड प्रोपगेशन की, H1 में इनपुट आ गया, H2 में इनपुट आ गया। अब H1 और H2 में क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन होता है। एक्टिवेशन फंक्शन को जब हम अप्लाई करेंगे तो कुछ आउटपुट निकलेगा, कुछ फंक्शन आउटपुट निकलेगा। बिल्कुल भैया, यहां पर हम सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं, यहां पर हम सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस z, दिस इज द फॉर्मूला। और हमारे z की वैल्यूज क्या है, हमारे z की वैल्यूज क्या है, z है आपका ये नेट H1 और नेट H2। तो z बेसिकली क्या होता है कि इनपुट क्या मिला, तो यहां से हमने इनपुट क्या दिया, नेट H1 हमारा इनपुट रहा, तो नेट H1 इसका जो है z की वैल्यू हो जाएगा, और यहां पर नेट H2 आपका यहां पे z की वैल्यू हो जाएगा। तो अगर मैं आउटपुट की बात करूं कि एक्टिवेशन फंक्शन से आउटपुट क्या निकलेगा, आपके H1 से आउटपुट क्या निकलेगा, तो यहां पर आउटपुट ऑफ H1 हो जाएगा आपका 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस यहां पर नेट H1। समझ में आया, कंफ्यूज तो नहीं हुआ बेटा? भैया कंफ्यूजन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने हमें यह बताया कि आउटपुट इज नथिंग बट एक्टिवेशन फंक्शन, और एक्टिवेशन फंक्शन का फॉर्मूला ये रहा। आपने सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन हमें पहले पढ़ाया है, तो ये फॉर्मूला हमें पता है। एक्टिवेशन फंक्शन का मतलब क्या है वो भी हमें पता है। तो भैया एक्टिवेशन फंक्शन में हमने कुछ इनपुट दिया ना, z होता है वही इनपुट, और इनपुट क्या है आपका नेट H1। नेट H1 क्या है, नेट इनपुट एट H1 में क्या है, सिग्मॉइड फंक्शन, तो नेट H1 क्या हो गया, सिग्मॉइड फंक्शन का नेट इनपुट हो गया। बिल्कुल भी, चलिए तो ये आपका आउटपुट H1 निकलेगा। इसी की तरीके से आपका आउटपुट ऑफ H2 भी हो जाता है, ठीक है भैया, 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस नेट H2, तो यहां लिख देता हूं इसे नेट H2, ठीक है, नेट H2 ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं भैया, यहां छोटा h है, यहां बड़ा h है, कोई बात नहीं, और बोर्ड इज नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है भैया। अब इतना आप नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, उसे नोट नहीं करना है, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसे आप नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें हिडन लेयर्स का जो आउटपुट होगा वो आउटपुट लेयर में पास करना है। तो बेसिकली यह हमारा H1 था, यह हमारा H2 था, ठीक भैया। यहां एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई हुआ। अब एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होने के बाद ये हमारे आउटपुट लेयर्स पे जाएंगे। बिल्कुल भैया। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि भैया यहां से H1 से जो आउटपुट निकला, क्या था आउटपुट, वो सिग्मॉइड फंक्शन था आउटपुट। तो ये जो आउटपुट निकला यही आउटपुट बन जाएगा इनपुट फॉर O1 एंड O2। तो बेसिकली इस लेयर के लिए इनपुट क्या है, इस लेयर का आउटपुट। इतनी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, इतनी बात हमें समझ में आई, ठीक है। तो यहां से आउटपुट क्या निकला, आउट H1, अभी आपने नोट किया है ना, आउट H1। यहां से आउटपुट क्या निकला, आउट H2। और यहां पर वेट्स मैं डाल दूं तो वेट्स क्या थे, लेट अस सपोज W5, W6, W7 और W8, ठीक है यार। ये वेट्स की वैल्यू जो हमारा ओरिजिनल डायग्राम था उसमें कहां क्या क्या लिखी हुई है वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, इतना आप कर लेंगे कि ये जो वेट्स की वैल्यू हो सकता है मैंने W6 यहां रख दी, और जो ओरिजिनल हमारा डायग्राम है उसमें W6 हमारा यहां पे रहा हो, तो इस चीज को आप प्लीज अपडेट कर लेंगे और उसी हिसाब से आप इस फॉर्मूला को भी अपडेट करेंगे, ठीक है भैया। चलिए इतना आपका काम है। तो अब जब मैं निकालूं कि भैया आपका आउटपुट लेयर के अंदर क्या क्या इनपुट गया होगा, तो यहां पर नेट O1 मतलब कि इस आउटपुट लेयर में नेट इनपुट क्या गया है उसे फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन वही समेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेसिकली यहां पर अगर मैं यहां पर नेट इनपुट कैलकुलेट करूं तो यहां पर नेट इनपुट क्या है, H1 इंटू W5 प्लस H2 इंटू W6 और प्लस यहां पर एक बायस लगा होगा। क्या लगाया होगा भैया, बायस लगा होगा, बायस बाई 2, ठीक है, B2 सॉरी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, H1 इंटू W5 प्लस H2 इंटू W6 प्लस बायस वाली वैल्यू। तो वहां पर बायस कितना है, बायस है भैया B2, बिल्कुल। देन कम्स आपका नेट O2। तो जो आपका आउटपुट लेयर 2 है उसके अंदर नेट इनपुट क्या है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं बेटा, ठीक है। इतना इजी नहीं है। आप एक काम करना, बैक प्रोपगेशन पे आप कोई भी वीडियो उठा करके देख लेना, यूट्यूब पर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो 3 दिन से मत्था मार रहा हूँ ना बैक प्रोपगेशन पे। एक्चुअली बैक प्रोपगेशन टेक्निक क्या है, मशीन लर्निंग में बहुत ऐसे यूज करते हैं, तो वहां पे कहानी डिफरेंट हो जाती है, थोड़ी सी कहानी डिफरेंट हो जाती है। उतने लेवल का अगर आपको पढ़ा दूंगा तो पगला जाओगे। तो मुझे बहुत छांटना पड़ा, मुझे बहुत कम करना पड़ा कि यार मैं बैक प्रोपगेशन कितना पढ़ा दूं कि आपके लिए सफिशिएंट हो,
कि हाँ यार चलो इतना आप एग्जाम के अंदर लिखोगे, तो बहुत छाट के अपन इधर लगा। ठीक है भैया, चलिए नेट O1 की अगर मैं बात करूं तो भैया नेट O1 आपका निकल करके आ गया। ये नेट O2 आपका कितना निकल करके आएगा? नेट O2 आपका निकल करके आएगा भैया H1 into W7, H1 into W7 प्लस H2 into W8, H2 into W8 एंड देन कम्स द बायस, तो यहां पर बायस जुड़ जाएगा B2। ठीक है भैया, चलिए तो ये हो गए नेट इनपुट्स फॉर O1 एंड नेट इनपुट फॉर O2। बिल्कुल, अब इन इनपुट्स को यूज करके जो फाइनल आपके आउटपुट निकलेंगे, तो यहां पर O1 से जो आपका फाइनल आउटपुट निकला उसे हम आउट O1 कह देंगे। बिल्कुल भैया, उसे हम आउट O1 कहेंगे। और O2 से जो आपका फाइनल आउटपुट निकला उसे हम आउट O2 कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? आउट O2 कहेंगे। अब सिंस हमारे पास दोनों ही आउटपुट्स हैं एंड दीज आर प्रेडिक्टेड आउटपुट्स, क्या है बेटा? ये प्रेडिक्टेड आउटपुट्स हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेडिक्टेड आउटपुट को एक्चुअल जो हमारे डेटा सेट में आउटपुट होना चाहिए, जो रियल वर्ल्ड में एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए, तो भैया उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहां पर हम स्क्वायर एरर फंक्शन वाला मेथड यूज करेंगे, तो उसका फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। ठीक है भैया, तो अगर मैं एरर निकालूं, एरर ऑफ O1, तो सबसे पहले इसका एरर निकाल लेते हैं। एरर ऑफ O1 इज नथिंग बट 1/2, तो यहां पर 1/2 टारगेट आउटपुट, टारगेट O1। ठीक है, O1 टारगेट में क्या होना चाहिए? एक्चुअली आपका होना क्या चाहिए था? और माइनस आपका आउट O1। तो आउट O1 क्या है? आउट O1 क्या है? आपका प्रेडिक्टेड आउटपुट, जो मॉडल ने आउटपुट निकाल करके दिया, दैट इज प्रेडिक्टेड आउटपुट। और भैया एक्चुअल आउटपुट आपका टारगेट आउटपुट हो जाता है। और इसे हम क्योंकि स्क्वायर एरर फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज द एक्चुअल एरर ऑफ O1, दिस इज द एक्चुअल एरर ऑफ O1। और हमें इसी एरर को ही मिनिमाइज करना पड़ता है। हाँ जी भैया, हमें इसी एरर को ही मिनिमाइज करना पड़ता है। ठीक है भैया, अगर इसी तरीके से हम O2 का भी एरर निकाल लें, मतलब आउटपुट 2 का भी एरर निकाल लें, तो ये आउटपुट 2 का एरर कैसे आएगा बेटा? कुछ ऐसे आएगा भैया। यहां पर आएगा टारगेट O2 माइनस आउट O2। ठीक है भैया, आपका टारगेटेड O2 क्या होना चाहिए और एक्चुअल आउटपुट आपका O2 का क्या निकला है। दिस इज दिस सिंपल। अब हमारा फॉरवर्ड प्रोपगेशन यहीं तक था भैया। फॉरवर्ड प्रोपगेशन मैंने क्या बताया था कि एरर निकालना होता है फॉरवर्ड प्रोपगेशन। ठीक है, तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन की मदद से हमने एरर निकाल दिया है। नाउ कम्स द बैक प्रोपगेशन। तो बैक प्रोपगेशन में हम एक्चुअली वेट्स को अपडेट करेंगे और उसकी वजह से एरर हमारा चेंज होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? हम वही ग्रेडियंट डिसेंट वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ग्रेडियंट डिसेंट वाला फॉर्मूला कैसे भैया? ग्रेडियंट डिसेंट वाला फॉर्मूला कैसे भैया? ग्रेडियंट डिसेंट का क्या एक फॉर्मूला होता था? क्या एक W अपडेट करने का फॉर्मूला होता था कि W डैश इज इक्वल टू एक्चुअल W माइनस होता था। हाँ, माइनस होता था, माइनस ईटा। ईटा क्या होता था? आपका लर्निंग रेट होता था। क्या होता था बेटा? लर्निंग रेट होता था, आपका स्टेप होता था। तो ये चीजें मैं इसलिए मैंने आपको बोला कि आपने अगर ग्रेडियंट डिसेंट नहीं पढ़ा है तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। ये सारे टर्म्स जो है हमने ग्रेडियंट डिसेंट वाली क्लास में समझे कि लर्निंग रेट क्या होता है। लर्निंग रेट बेसिकली क्या होता है? वेट्स को हम शिफ्ट करते हैं ना, तो किस रेट से हम उसे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि भैया वेट अगर ज्यादा है और वेट को कम करने से हमारा एरर कम होगा, तो वेट को हम धीरे धीरे करके कम करेंगे, इकट्ठा कम नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके हर साइकिल में चेंज करेंगे, कम करेंगे। तो ये जो हर साइकिल में हमने कितना कितना चेंज किया, इसी रेट को हम कहते हैं लर्निंग रेट, और इसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भैया, तो ये सेल्फ डिसाइडेड होती है, ये बैठ के हम डिसाइड नहीं करते या फिर एज एन इनपुट नहीं जाता है, सेल्फ डिसाइडेड होता है। ठीक है भैया, चलिए लर्निंग रेट अगर ज्यादा हो गया तो हो सकता है कि हम एरर को बाईपास कर जाए, है ना भैया। वो कर्व होता है, वो मतलब बेसिकली आप ग्रेडियंट डिसेंट वाली क्लास देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल एरर, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल एरर विथ रिस्पेक्ट टू वेट, विथ रिस्पेक्ट टू वेट। तो ये वेट कौन सा है? जिस वेट के करस्पॉन्डिंग हम निकाल रहे हैं। तो अभी मैंने आपको कहा कि सबसे पहले यहां पर आप डायग्राम एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहां पर O1 के लिए अभी हम एरर मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो O1 के पास सबसे पास कौन है? W5। तो अभी के लिए हम W5 को अपडेट करेंगे, और W5 को ही अपडेट करके मेजर हम अपनी प्रोसेस समझेंगे कि भैया एक्चुअली अपडेशन होता कैसे है, और बाकी सारे वेट्स को आप खुद अपडेट करेंगे। आप खुद नहीं भैया, एग्जाम के अंदर आप बाकी सारे अपडेट्स का भी फॉर्मूला लिख देंगे, वो समझ जाएगा। ठीक है भैया, चलिए तो आपको सिंपली करना क्या है? एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ एक वेट को अपडेट करके दिखाना है, और बाकी सारे वेट्स को बस एक फॉर्मूले में लिख देना है। ठीक है भैया, चलिए तो यहां पर हम W5 को अपडेट करने वाले हैं, तो हर जगह में W5 लिख लूं, बिल्कुल भैया, हर जगह आप W5 लिख लीजिए। ये फॉर्मूला आपका ग्रेडियंट डिसेंट वाला फॉर्मूला है, बिल्कुल भैया, ये फॉर्मूला हमारा ग्रेडियंट डिसेंट वाला फॉर्मूला है। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास है, हमें इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को कैलकुलेट करना है। तो इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं चेन रूल, यूजिंग चेन रूल।
ठीक है भैया। तो इसे हम यूजिंग चेन रूल जो है कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर चेन रूल क्या होता है भैया, चेन रूल मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल एरर विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली W5 विथ रिस्पेक्ट टू वेट, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आपको भैया यहाँ पर जो है तो अपना वो लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, चेन रूल लगाना पड़ेगा। इसको डायग्राम को मैं यहाँ कर लूँ, है ना भैया। अब चेन रूल कैसे समझिए, चेन रूल कैसे देखिए मुझे एरर को मिनिमाइज करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने एरर का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालने की कोशिश करी। बिल्कुल भैया। एरर किस पे डिपेंड कर रहा है, O1 पे। बिल्कुल भैया, मेरी बात आप एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा। एरर किस पे डिपेंड कर रहा है, O1 पे। O1 किस पे डिपेंड कर रहा है, H1 पे। ठीक है भैया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एरर का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालने से पहले, एरर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वेट निकालने से पहले हम क्या करेंगे भैया, एरर का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ O1 प्लस चेन। समझना। सबसे पहले क्या किया, यही कहीं कर दूं क्या यार, एक काम करते हैं, यहां अलग डायग्राम बनाते हैं। साला आज तो पढ़ डालेंगे, इतना तेज पढ़ डालेंगे कि मजा ही आ जाएगी। ठीक है भैया। तो यहां पर हम डायग्राम बनाते हैं अपना। देखिए क्या है, ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 है, ठीक है, ये हमारा H1 है, ये हमारा H2 है। तो ये डायग्राम मैंने यहां पर बना लिया है। अब आप समझिए कि अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है टोटल एरर का विथ रिस्पेक्ट टू वेट, तो भैया टोटल एरर किस पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट O1 पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे टोटल एरर का विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट O1। ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये किया। अब चेन रूल समझिए, यहां से चेन यहां चली, बिल्कुल भैया। अब यहां से चेन यहां चलेगी, समझिए। अब क्योंकि मैंने एरर को आउटपुट O1 के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया है, बिल्कुल। अब आउटपुट O1 किस पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट H1 पे। भैया आउटपुट H1 जो रहेगा वही तो इनपुट रहेगा ना आउटपुट O1 का, तो भैया इस पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल भैया। तो अब हम चेन रूल के साथ क्या करेंगे, आउटपुट O1 को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू आपका आउट H1। मेरी बात आपको समझ में आई कि भैया H1 का जो आउटपुट है वही इनपुट बन रहा है आउटपुट O1 के लिए, बिल्कुल भैया। तो आउटपुट O1 क्या H1 के आउटपुट पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल भैया। तो क्या आउटपुट O1 को हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ H1, बिल्कुल भैया। इसके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, हालांकि आएंगे भी तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे इस फॉर्मूला की मदद से, बट ये होता है कहानी। ठीक है। प्लस आपको एक और बार पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आउटपुट H1 विथ रिस्पेक्ट टू वेट। कुछ इस फॉर्मूले से जो है आप पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ई टोटल यानी कि टोटल एरर विथ रिस्पेक्ट टू W5 करते हैं। ठीक है। अब इसको कुछ लोग क्या करेंगे कि भैया इसको काट दिया, इसको काट दिया और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एरर अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ W5 मिल गया। वाह मैथमेटिक्स। लेकिन ऐसा एक्चुअली होता क्या नहीं है। ठीक है। हम इसका फॉर्मूला जो है अच्छे तरीके से निकालते हैं। ठीक है। ये सब नहीं करना बेटा। ठीक है। चलिए, तो आपका जो टोटल यहां से पार्शियल डिफरेंशिएशन निकलेगा, ये चेन रूल की मदद से निकलेगा और ये कुछ इस तरीके से निकलेगा। इसका लॉजिक मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। दिस इज द चेन रूल। तो कुछ इस तरीके से जो है हम अपने वेट को निकाल लेंगे। ये आपका अपडेटेड वेट है। क्या है बेटा, ये आपका अपडेटेड वेट है। क्या है, ये आपका अपडेटेड वेट है और ये आपका ओल्ड वेट है। क्या है भैया, ओल्ड वेट। बिल्कुल। तो ये पूरी प्रोसेस है और इसी पूरी प्रोसेस को जो है हम W6 के लिए भी करेंगे, W7 के लिए भी किया, W8 के लिए भी किया। सभी वेट्स को इसी प्रोसेस से जो है अपडेट करेंगे, इसी फॉर्मूले से जो है अपडेट करेंगे। और ये अपडेशन की साइकिल कब तक चलती जाएगी, जब तक एरर जो है वो हमारा मिनिमम नहीं हो जाता। तो यही सेम चीज हम इन सब के लिए भी करेंगे। तो भैया यहाँ पर W1, W2, W3, W4 सब के लिए हम यही चीज करेंगे। तो अगर मुझे W1 का अपडेटेड वेट निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, W1 माइनस ईटा ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू W1। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर मैं W2 की बात करूं तो ये आ जाएगा W2 माइनस ईटा ऑफ एरर अपॉन W2। ये W2 का फॉर्मूला आ गया। अगर आपको W3 निकालना है तो W3 निकालने के लिए नथिंग बट W3 ईटा प्लस लिख दिया क्या मैंने, प्लस नहीं होता है बेटा, प्लस नहीं होता है, यहाँ पर ये माइनस होता है। ठीक है। माइनस ऑफ ईटा और यहाँ पर ये आ जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसा करके W3। ठीक है।
ठीक है भैया, कुछ इन फॉर्मूलाज से जो है हम सभी वेट्स को अपडेट करेंगे। आफ्टर अपडेटिंग ऑल द वेट्स परफॉर्म फॉरवर्ड प्रोपगेशन टू कैलकुलेट आउटपुट एंड एरर, इफ एरर इज नॉट मिनिमाइज परफॉर्म बैक प्रोपगेशन अगेन। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है कि जब सारे वेट्स आपने अपडेट कर दिए, दोबारा से आप फॉरवर्ड प्रोपगेशन करेंगे, दोबारा से आप एरर निकालेंगे। अगर एरर मिनिमाइज हो रहा है तो आप साइकिल को चलने दीजिए, तब तक चलने दीजिए जब तक एरर कंप्लीटली मिनिमाइज ना हो जाए। तो दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। आई होप कि आपने इन सभी जो डेफिनेशंस एंड ऑल है सबको आपने नोट किया होगा, सारी चीज़ों को आपने नोट किया होगा, बट स्टिल मैं आपको ये पूरा एल्गोरिथम फिर से एक बार नोट करवाना चाहूँगा। तो पहले आप इसे नोट करिए, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ एल्गोरिथम जहाँ हमने वेट्स को इनिशियलाइज किया था रैंडमली, ठीक है। देन कम्स दिस वाला पार्ट, तो भैया यहाँ से आउटपुट H1 निकला, उस आउटपुट को हमने हिडन लेयर का आउटपुट हमने आउटपुट लेयर के अंदर डाला, तो ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। यहाँ पे हमने एरर कैलकुलेट किया और यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड प्रोपगेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ। देन कम्स द बैकवर्ड प्रोपगेशन। अब बैकवर्ड प्रोपगेशन के अंदर हमने सिंपली क्या किया, अच्छा ये तो डायग्राम ही आ गया, डायग्राम नहीं, इसे नोट नहीं करना है। तो अब हमने सिंपली क्या किया कि बैकवर्ड प्रोपगेशन में सिंपली वेट्स को अपडेट किया। तो यहाँ पर वेट अपडेट करने की मैंने W5 को अपडेट करने की एक प्रोसेस बता दी आपको, और ये चीज़ सबके लिए रिपीट होगी, W6, W7, W8 सबके लिए रिपीट होगी, ठीक है भैया। चलिए अब नेक्स्ट यही सेम चीज़ हम फर्दर करेंगे W1, W2, W3, W4 के लिए, ठीक है। और लास्ट में आपको ये एक लाइन लिखनी है कि सारे वेट्स को अपडेट करने के बाद कैलकुलेट करिए दोबारा से आप अपना एरर, अगर एरर मिनिमाइज नहीं हुआ है तो फिर से आप बैक प्रोपगेशन को अप्लाई कर दीजिए। तो दिस इज द टोटल बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। तो आज के वीडियो के अंदर हमने समझा बैक प्रोपगेशन क्या होता है, हमने डेफिनेशन लिखी, हमने उसका डायग्राम बनाया कि ANN के अंदर एक्चुअली बैक प्रोपगेशन का डायग्राम कैसा बनाएंगे, और साथ ही साथ हमने टोटल एल्गोरिथम देखा विद फॉर्मूलाज, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर आपके पास ज़्यादा कॉन्टेंट होगा लिखने के लिए, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेजेस ये रहे। एंड देन कम्स द एप्लीकेशंस। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं बैक प्रोपगेशन के, जैसे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस हो गया, स्पैम इमेज डिटेक्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, इन सभी मॉडल्स में ये यूज़ होता है, ठीक है भैया। चलिए नोट करिए इसको फटाक से। चलिए ठीक है भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।